गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज हम संवाद में बात करेंगे भाषा नीति की। जैसे कि कल हमने बताया था कि जो कल हमने ये देखा था कि जो भाषीय आधार है उसके हिसाब से कैसे राज्यों को अलग किया जाता है, और आज हम ये देखते हैं कि भाषा नीति क्या है। सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु होता है वो अपने भारत की भाषा नीति को लेकर है कि कैसे हमने ऐसी व्यवस्था करी है कि श्रीलंका जैसे हालात हमारे वहाँ नहीं बने। श्रीलंका में आप जानते हैं कि पहली जो चैप्टर हमने पढ़ा तो हमने देखा था कि जो एक विशेष समूह के लोग हैं या एक सिंहली दल के लोग हैं वो क्या करते हैं, आपस में जो जिनकी संख्या ज्यादा है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, उस पूरे क्षेत्र को अपने अंदर ले लेते हैं जिनकी मेजोरिटी ज्यादा है। तो उस वजह से वहां पर बहुत बार जो विरोध की भावना है वो जागृत होती है। पर अपने देश में हमने क्या किया है कि अपनी भाषा को हमने क्या दिया है, फ्लेक्सिबल किया है, यानी कि लचीलापन दिया है। हम अपनी भाषा में भी कार्य कर सकते हैं और हम कोई भी भाषा जो संविधान के द्वारा लागू की गई है उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर संघीय व्यवस्था की बात करें तो कल हमने ये बात करी थी कि संघीय व्यवस्था में हमने पहले जो राज्य है उनको भाषा के आधार पर बांट दिया था, ठीक है। दूसरी सबसे अच्छी व्यवस्था और महत्वपूर्ण व्यवस्था होती है कि भाषा नीति कैसी होगी, ठीक है। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये हो जाती है कि दूसरी भाषा नीति कैसी होगी उस क्षेत्र की, ताकि जो समस्याएं हैं वो वहां पर ना आ सके, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि हमारे संविधान में कोई भी भाषा को राष्ट्रभाषा लिखा ही नहीं गया है, ठीक है। अगर हम अपने संविधान की बात करते हैं तो वहां पर, ठीक है, अगर हम अपना संविधान देखें तो वहां पर कोई भी भाषा को राष्ट्रभाषा का जो दर्जा है वो नहीं दिया गया है, ठीक है। मतलब संविधान में किसी को भी कोई भी भाषा को नहीं कहा गया है कि ये किसकी भाषा होगी, ये राष्ट्र की भाषा होगी, ऐसा नहीं कहा गया है। पर जो अधिकतर हम कभी कभी हिंदी का यूज करते हैं, हिंदी राष्ट्रभाषा है तो हिंदी राजभाषा रही बहुत समय तक, ठीक है। इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया था हमारे संविधान में, ठीक है, क्योंकि यहाँ के कम से कम 40% लोगों के द्वारा ये भाषा बोली जाती है। इसीलिए फिर बाद में इसमें सुधार हुए हैं, पर अभी जो भाषा नीति इसमें दी गई है उसमें ये है। और इसके अलावा 21 जो भाषाएं हैं उनको अनुसूचित भाषा के अंदर डाला गया है, ठीक है। 21 जो भाषा है उन्हें अनुसूचित भाषा के अंदर डाला गया है, यानी कि 21 और भाषाएं हैं जिनका विवरण जो है वो संविधान में है। तो 21 से हो गई और एक हमारी हिंदी हो गई, तो टोटल मिला के 22 भाषाओं का जो उल्लेख है वो संविधान में किया गया है, ठीक है। और ये भी बात रखी गई है कि राज्य की अपनी कोई भाषा हो सकती है। जैसे अगर कोई राज्य जैसे महाराष्ट्र मराठी है, तेलुगु है, ठीक है, तो ऐसे राज्य अपनी भाषा के हिसाब से भी अपना कार्य चला सकते हैं। हर राज्य को अधिकार है कि वो अपनी भाषा को क्या कर सके, पूरी तरीके से प्रमोट कर सके, ठीक है। और ये बहुत एक अच्छी बात भी है कि अगर कोई राज्य अपनी भाषा को आगे ले जाता है और उससे काम करता है, क्योंकि जो राज्य की भाषा है उस पर लिखे हुए हर जो उद्देश्य हैं या जो भी नियम हैं वो वहाँ के लोगों को ज्यादा समझ में आएंगे। जिससे क्या होगा, कल भी हमने बात करी थी कि भाषीय आधार पर जब बांटा गया तो एक निर्णय ये भी लिया गया था कि अगर भाषीय आधार पर बांटा जा रहा है तो उससे क्या रहेगी, उनकी संस्कृति, उनकी जो भाषा है वो सुरक्षित रहेगी, है ना। तो यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि राज्य को ये आवश्यक हो जाता है कि वो अपनी भाषा को क्या करे, बढ़ावा दे। अपने राज्य में तो हम इतना नहीं बोलते, पर अगर आप साउथ साइड जाएं या महाराष्ट्र साइड जाएं वहाँ पे क्या है, मराठी है, ठीक है। तो देखिए आप ज्यादातर जो चीजें हैं वो अपनी ही राजभाषा के ऊपर लिखी गई है। इवन अगर आप शॉप के ऊपर से नेम देखें, दुकान के नाम के ऊपर जो नाम लिखे रहते हैं वो भी देखें, तो अगर हिंदी में लिखा होगा, इंग्लिश में लिखा होगा, पर स्थानीय लैंग्वेज में भी लिखा होगा, ताकि क्या कर सके, जो अपनी भाषा को क्या किया जा सके, प्रमोट किया जा सके, ठीक है। और ऐसा राज्य कर सकता है क्योंकि ये क्या है, हमारा संविधान भी कहता है कि प्रत्येक राज्य की अपनी राजभाषा हो सकती है, ठीक है। अगर अब केंद्र सरकार क्या करती है, हिंदी को बढ़ावा देने के लिए क्या करती है, केंद्र सरकार ने क्या किया, अगर केंद्र सरकार कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई फॉर्म करते हैं तो उसमें हिंदी तो होगी ही, पर अलग जो वैकल्पिक भाषाएं हैं, जैसे जो 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में एग्जाम्स दिए जा सकते हैं, पर ये जो भाषाएं हैं ये विकल्प के रूप में आपको क्या करनी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी, ठीक है। एक तो क्या हो गई, हिंदी तो रहेगी, एग्जाम का पैटर्न इंग्लिश भी रहेगा ही, पर बाकी जो 22 भाषाएं हैं उसमें क्या होगा, आपको विकल्प चूज करना होगा कि हम एग्जाम जो है वो इस विकल्प की भाषा में देना चाहते हैं। और इसके लिए आपको
क्या देगा, उसी के आधार पर प्रश्न पत्र जो है वो प्राप्त होगा। ठीक है, ये भी एक नियम है कि केंद्र सरकार क्या करेगी, जो ये भाषा नीति है इसको फ्लेक्सिबिलिटी देगी, इसको लचीलापन देगी, ताकि कोई भी चीज से कोई भी विरोध की स्थिति जो है वो उत्पन्न ना हो पाए। ठीक है, अब ये भी कहा गया है कि जो संविधान है उसमें 1965 में जब चीजें चेंज हो रही थी ब्रिटिश शासन के बाद, तो ये भी कहा गया था कि जितने भी सरकारी काम है वो अपनी राजभाषा के साथ होंगे, पर इसको यहाँ तक बंद हो जाना चाहिए था। पर अभी भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें हम अपनी राजभाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, जो कि सारे लोगों के लिए जानना, उसको पहचानना और उसको पढ़ना इतना आसान नहीं होता है। आप देखिए कि अगर जुडिशरी कोई काम करते हैं, आप कोर्ट का कोई काम करते हैं, तो अभी भी जो लेटर्स होंगे अधिकतर वो क्या है अदर लैंग्वेज में होंगे, जिससे एक सामान्य इंसान जो लैंग्वेजेस है उसको नहीं पढ़ सकता है। तो ये 1965 में ही कह दिया गया था कि जो भाषा राजभाषा होगी उस पर ही काम कर लेना चाहिए, ताकि आसानी से लोगों को बात समझ में आ सके। ठीक है, ये जो भारत है वो चाहता है कि हिंदी तो बढ़े, ठीक है, हिंदी को बढ़ावा मिले, पर वो ऐसी किसी कोई भी नीति नहीं अपनाता जिसमें वो ये जाहिर करता हो कि जो हिंदी है वो थोपनी है। यानी कि एक जैसे मान लीजिए श्रीलंका में क्या हुआ था, जो सिंहली और वो है उन्होंने क्या किया था, अपनी भाषा के ऊपर ही काम सारे कराना शुरू कर दिया था। राज्य में जितने काम हो रहे थे वो उनके ऊपर हो रहे थे। तो ऐसे जितने भी अलग लोग थे उन्होंने विरोध प्रकट किया, क्योंकि उनकी भाषा तो थी नहीं, तो वो अच्छे से समझ नहीं पाते थे। तो ऐसी कोई भी स्थिति अपने भारत में नहीं है। हमने क्या दिया है, अगर कोई काम हिंदी पे लिखा जाता है तो उसके नीचे सेकंड लैंग्वेज में भी लिखा जाता है, ताकि वो अंडरस्टूड हो सबके लिए आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, तो ये थी आपकी भाषा नीति जो भारत की है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि हिंदी क्या है, राजभाषा थी, और कुछ समय बाद इसमें परिवर्तन हुए हैं। और जो पहली जो इतिहास है भारत नीति का वो यही है कि पहले हिंदी जो है वो राजभाषा थी। ठीक है, 21 भाषाएं हैं, और हिंदी को मिलाएं तो टोटल 22 भाषाएं हैं। राज्य को यह अधिकार है कि वो अपनी स्थानीय भाषा को क्या कर सकता है, बढ़ावा दे सकता है, उस पर सारे जो काम है वो करा सकता है। ठीक है, और इसके बाद आपको एक चार्ट या एक टेबल में फोटो भेज दूंगी, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि इन 22 भाषाओं में से किसका प्रतिशत कितना है। ठीक है, तो ये आप इस वीडियो के बाद अगर पॉसिबल होगा तो आप लोगों के बुक में भी होगा, अगर नहीं मिल पाएगा तो आप इन्फॉर्म करेंगे, और उसके बाद बुक पे तो मैं आपको दे दूंगी, आप उसको नोट करके अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है।